गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 24 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दावोस स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 को आयोजित हुई। बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। सम्मेलन में 130 प्लस देशों के लगभग 3000 वैश्विक नेता शामिल हुए। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ग्रोथ स्टोरी के आधार के रूप में पेश किया। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। दावोस 2026 में भारत के 10 राज्यों ने निवेश आकर्षित करने के लिए भाग लिया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 315 MVA ग्रीन पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भिवाड़ी राजस्थान में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश का पहला 315 MVA ग्रीन पावर ट्रांसफॉर्मर शुरू किया। यह ट्रांसफॉर्मर राजस्थान के भिवाड़ी सब स्टेशन में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन पावर ग्रिड के CMD डॉक्टर R.K. त्यागी द्वारा किया गया। यह ट्रांसफॉर्मर 400/220/33 kV क्षमता वाला है। इसमें पहली बार सिंथेटिक ईस्टर ऑयल का उपयोग किया गया। सिंथेटिक ईस्टर ऑयल का फायर पॉइंट अधिक होता है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिल्ली में सभी आपातकालीन सेवाओं को किस एक नंबर में मर्ज किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 112। दिल्ली सरकार ने ERSS 2.0 के तहत पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला व बाल सहायता सहित सभी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत कर 112 वन नेशन वन इमरजेंसी नंबर लागू किया है, जिससे अलग अलग हेल्पलाइन याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। 112 सिस्टम में ऑटो लोकेशन ट्रैकिंग, पैनिक बटन, मोबाइल ऐप और SMS जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य गोल्डन हावर में तेज रिस्पॉन्स देकर आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकता है। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $3000 है। 2030 तक प्रति व्यक्ति आय $4000 से लेकर $4500 के बीच पहुंचने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मानकों के अनुसार उच्च मध्यम आय वर्ग की सीमा लगभग $4500 प्रति व्यक्ति है। इस लक्ष्य के लिए भारत को अगले 23 वर्षों तक औसतन 7.5% वार्षिक विकास दर बनाए रखनी होगी। अनुमान है कि 2047 तक प्रति व्यक्ति आय $18,000 तक पहुंच सकती है। SBI के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2026 GEC सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। GEC 2026 एक इनविटेशन ओनली ग्लोबल इकोनॉमिक सम्मेलन है, जो 17 से 19 फरवरी 2026 को मुंबई में आयोजित होगा। इसे फ्यूचर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन काउंसिल FECC द्वारा विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य विषय है मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी दुनिया अब सिर्फ अमेरिका या चीन के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इसमें ग्लोबल CEOs, विदेशी निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माता हिस्सा लेंगे।
एजेंडा में शामिल हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, सप्लाई चेन और वैश्विक निवेश। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, आईएफएम ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 7.3%। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% अनुमानित की है, अक्टूबर 2025 के 6.6% की बजाय। बढ़ोतरी के मुख्य कारण हैं बेहतर घरेलू मांग, मजबूत निवेश, पिछली तिमाहियों का शानदार प्रदर्शन। भारत की इस वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चीन 5.0% और अमेरिका 2.1% की दर से बढ़ेंगे। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान बढ़कर 6.4% किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए किस क्षेत्र में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस में। तारीख 19 जनवरी 2026 यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा। समझौते 12 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। बात करें रक्षा की तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन। उसके बाद अंतरिक्ष की तो आईएन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी ने मिलकर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस ट्रेनिंग सेंटर विकसित करने का समझौता किया। उसके बाद है ऊर्जा तो एचपीसीएल और एडीएनओसी के बीच 10 साल का एलएनजी समझौता। न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा। व्यापार 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सृष्टि किरण ने मैक्सिको में किस टूर्नामेंट में खिताब जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर J30। 13 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने मैक्सिको के आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर J30 में गर्ल्स सिंगल्स खिताब जीतकर लगातार तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जूनियर खिताब हैट्रिक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में 17 वर्षीय तमारा हरमन को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया और सेमीफाइनल में मिरांडा सोफिया के खिलाफ 2-4 से पीछे होने के बाद लगातार 10 गेम जीतकर 6-4 और 6-0 से जीत दर्ज की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। 19 से 21 जनवरी 2026 तक लखनऊ के उत्तर प्रदेश विधान भवन में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ। उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और सत्रों के डिजिटल होने तथा वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म ई विधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सम्मेलन में विधानसभा सत्रों की न्यूनतम अवधि साल में 30 दिन तय करने और नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कौन करेंगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिमरन बाला। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार किसी महिला अधिकारी सिमरन बाला द्वारा किया जाएगा। यह टुकड़ी 140 से अधिक पुरुष जवानों की है और सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से सीआरपीएफ में अधिकारी बनने वाली पहली महिला हैं। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती शहर नौशेरा की रहने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्य चुनाव अधिकारी कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अनिंदिता मित्रा। 2007 बैच की
IAS अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 19 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में जिम्मेदारी ग्रहण की। इससे पहले वह पंजाब सरकार में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और भाषा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को भारत में किस विशेष दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत में 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस सबसे पहले 2008 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था ताकि लड़कियों को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला इमर्सिव प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का पहला इमर्सिव प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई, अंधेरी ईस्ट, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। इसे एक्सीजन IVF ने स्थापित किया है ताकि फर्टिलिटी, गर्भधारण, IVF, शिक्षा और जागरूकता बढ़ सके। केंद्र रोगी शिक्षा, IVF प्रक्रियाओं की समझ और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसके बाद है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? और दूसरा प्रश्न है तमिलनाडु सरकार ने किस दवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।